यह है जी के रणभूमि, जहां हर सवाल जीत की तैयारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आप जानते हैं कि 14 से 17 फरवरी 2026 के बीच ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जो आपके अगले एग्जाम का पेपर बदल सकती हैं? आज हम लेकर आए हैं पिछले 4 दिनों का कंप्लीट करंट अफेयर्स राउंड अप। राफेल डील से लेकर खेल जगत के बड़े बदलावों तक हम सब कुछ कवर करेंगे। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 10 मिनट आपकी सफलता की चाबी बन सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लिम्फैटिक फाइलेरियोसिस मतलब हाथी पांव को लेकर है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। हाँ, और ये सुनने में एक रूटीन सरकारी अभियान लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लक्ष्य छिपा है। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य ये है कि भारत ने 2027 तक हाथी पांव को खत्म करने का टारगेट रखा है। 2027 तक? हाँ, अब इसको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखिए। दुनिया का लक्ष्य है 2030 का। अच्छा। यानी हम वैश्विक समय सीमा से 3 साल पहले इस बीमारी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती महत्वाकांक्षा को दिखाता है। ये जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ, इसका असल मतलब क्या है? क्या सबको दवा दी जाएगी? मोटे तौर पर हाँ। इसका मतलब है कि जो प्रभावित इलाके हैं वहां की पूरी योग्य आबादी को, मतलब चाहे उनमें लक्षण हो या ना हो, साल में एक बार निवारक दवा दी जाती है। अच्छा, ये तो रोकथाम पर ज्यादा जोर है। बिल्कुल, यह इलाज से ज्यादा रोकथाम पर आधारित एक आक्रामक रणनीति है। हम अब सिर्फ बीमारी होने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि उसे जड़ से मिटाने के लिए समुदाय के स्तर पर काम कर रहे हैं। वाह! इसी स्वास्थ्य के थीम को आगे बढ़ाते हुए एक और दिलचस्प खबर पुणे से है, PRIA ट्रायल। हाँ, प्रेगनेंसी केयर एंड रेजिलियंस इंटरवेंशन इन यंग एडोलेसेंट्स। ये भारत के लिए कितना जरूरी है? ये भारत के लिए बेहद प्रासंगिक है। हमारे देश में खासतौर पर किशोरियों में एनीमिया और पोषण की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये तो हम सब जानते हैं। तो ये ट्रायल सिर्फ एक अकादमिक अध्ययन नहीं है, ये एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि क्या हम गर्भावस्था से पहले ही किशोरियों के पोषण में सुधार करके आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ बना सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया? इसमें किशोर लड़कियों को विटामिन B12 और मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट दिए गए, और नतीजों ने दिखाया कि इससे न सिर्फ जन्म के समय बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर हुआ, बल्कि बाद में भी। हाँ, बल्कि आगे चलकर बच्चे के दिमागी विकास पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ा। ये पीढ़ियों तक असर डालने वाला एक हस्तक्षेप हो सकता है। स्वास्थ्य की बात हो रही है तो एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगा दी गई है। हाँ, और ये एक बड़ा कदम है। तो कोर्ट ने एक सख्त फैसला क्यों लिया? क्योंकि कई परिवार शायद इसे एक उम्मीद की तरह देखते होंगे। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही इस फैसले का सबसे संवेदनशील पहलू है। देखिए, कोर्ट का तर्क सबूतों पर आधारित है। उनका कहना है कि इस थेरेपी के असर को साबित करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक और क्लिनिकल सबूत नहीं है। मतलब कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं था। बिल्कुल, कोई मानकीकृत प्रोटोकॉल नहीं है। मतलब हर कोई इसे अपने अपने तरीके से कर रहा था। तो ये एक तरह से मरीजों की सुरक्षा के लिए है। सही कहा। ये फैसला कमजोर और उम्मीद लगाए बैठे परिवारों को महंगी, अप्रमाणित और शायद खतरनाक भी। बिल्कुल, और संभावित रूप से नुकसानदेह प्रक्रियाओं से बचाता है। ये बायोएथिक्स और मरीजों के अधिकारों के लिहाज से एक मील का पत्थर है। चलिए, ये तो हुई स्वास्थ्य की बात। अब कुछ ऐसी खबरों पर आते हैं जो हमारे आसपास के माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल रही हैं। पहली खबर तो काफी खूबसूरत है। भारत को श्रीनगर के बाद अपना दूसरा बड़ा ट्यूलिप गार्डन मिला है। हाँ, ये हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बना है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक और टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। अच्छा। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। पालमपुर, जिसे उत्तर पश्चिम भारत की चाय की राजधानी भी कहते हैं, वहां ये गार्डन इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का एक जरिया है। मतलब सुंदरता के अलावा इसका एक आर्थिक मकसद भी है। बिल्कुल, इसका एक बड़ा उद्देश्य पर्यटन को विकेंद्रीकृत करना है। अभी ज्यादातर टूरिस्ट कुछ गिनी चुनी जगहों पर ही जाते हैं, जिससे वहां बहुत भीड़ हो जाती है। सही बात है। ऐसे नए आकर्षण केंद्र बनाकर हम पर्यटकों को नई जगहों पर जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। अगली खबर तो वाकई बड़ी मजेदार है। मुंबई में भारत की पहली म्यूजिकल रोड बनाई गई है। एक ऐसी सड़क जिस पर गाड़ी चलाने से संगीत बजता है। हाँ, और ये सिर्फ एक अनोखी बात नहीं है। सड़क पर खास दूरी पर खांचे बनाए गए हैं। जब कोई गाड़ी सही स्पीड लिमिट पर चलती है तो टायरों के कंपन से एक धुन सुनाई देती है।
मतलब अगर कोई गलत सुर में गाड़ी चला रहा है तो समझो कि वो स्पीड लिमिट तोड़ रहा है। ठीक, यही इसका मकसद है। इसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा है। ये ड्राइवरों को एक स्थिर गति बनाए रखने के लिए एक मजेदार प्रोत्साहन देता है। ये तो कमाल का आइडिया है। हाँ, जापान और अमेरिका जैसी जगहों पर ये सड़कें काफी आम हैं और वहाँ इससे स्पीड कंट्रोल में काफी मदद मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चल रही है तो सुरक्षा की बात भी कर लेते हैं। अंडमान और निकोबार में 300 करोड़ की लागत से अगली पीढ़ी की सुनामी चेतावनी प्रणाली लगाई जा रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकास है। 2004 की सुनामी की यादें आज भी ताज़ा हैं। बिल्कुल। तो ये नई प्रणाली पहले से कैसे बेहतर है? ये नई प्रणाली बहुत ज्यादा उन्नत है। ये रियल टाइम में गहरे समुद्र में लगे सेंसर्स और सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करेगी, जिससे चेतावनी ज्यादा तेजी से और ज्यादा सटीक रूप से दी जा सकेगी। और इसका असर सिर्फ भारत तक ही रहेगा? नहीं, और यही इसका रणनीतिक महत्व है। इसके दो फायदे हैं। पहला, ये भारत के विशाल समुद्र तट की सुरक्षा करता है, और दूसरा, ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को और मजबूत करता है। वो कैसे? इस सिस्टम से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव को भी समय पर चेतावनी दे सकता है। ये भारत को इस क्षेत्र में एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित करता है। केंद्र सरकार ने 114 डिसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। हमने पहले भी 36 राफेल खरीदे थे। तो ये सौदा उससे अलग कैसे है? ये सौदा पहले वाले से बिल्कुल अलग है और शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले जो 36 जेट खरीदे गए थे वे फ्लाई अवे यानी तैयार हालत में थे। अच्छा। लेकिन इस बार का सौदा मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब MRFA प्रोजेक्ट के तहत है और इसमें मेक इन इंडिया पर जबरदस्त जोर है। मेक इन इंडिया और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, इन शब्दों का इस सौदे में असल मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि सिर्फ विमान खरीदना नहीं, बल्कि भारत में ही इनके इंजन, एडवांस्ड एवियोनिक सिस्टम, रडार और हथियार प्रणाली बनाने की तकनीक और क्षमता हासिल करना। मतलब ये गेम चेंजर हो सकता है? बिल्कुल। ये भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन ताकत को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही भारत को रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। रक्षा के साथ साथ कूटनीति भी चलती है। यहाँ दो छोटी लेकिन दिलचस्प खबरें हैं। एक तो है विश्व रेडियो दिवस, जो 13 फरवरी को मनाया गया, और दूसरा है इन सिटू अभ्यास। ये इन सिटू शब्द का यहाँ क्या खास मतलब है? इन सिटू का मतलब है जगह पर, यानी ये अभ्यास थाईलैंड की धरती पर उनके माहौल में हुआ। ये भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई वायुसेना के बीच एक संयुक्त अभ्यास था। और इसका बड़ा मकसद क्या है? इसका बड़ा मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग और सामरिक कौशल को बढ़ाना है। आज की भू राजनीति में ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के अभ्यास इस क्षेत्र में भारत के रिश्ते को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और अब टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक ऐसी खबर जो शायद इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा भविष्य की ओर इशारा करती है। सर्वम AI वाली? हाँ, भारतीय स्टार्टअप सर्वम AI ने कुछ मामलों में जेमिनी और चैट GPT जैसे वैश्विक दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मुख्य सार है AI में संप्रभुता या सॉवरेन AI। AI में संप्रभुता, इसका क्या मतलब है? मतलब अब तक हम AI के क्षेत्र में पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी के उपभोक्ता थे। सर्वम AI जैसे स्टार्टअप्स हमें एक निर्माता के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ये बाकी AI मॉडल से अलग कैसे है? इनके मॉडल जैसे ओपन हैथी खासतौर पर भारतीय भाषाओं और भारतीय संदर्भों के लिए बनाए गए हैं। वो कम कंप्यूटिंग पावर पर भी असरदार तरीके से काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 सामने आया है जी, जो कि वित्त मंत्रालय का प्रमुख वार्षिक दस्तावेज होता है। बिल्कुल। इसके प्रस्तुतकर्ता का नाम मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन। अगर हमें इसे एक आसान उदाहरण से समझें तो आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है और बजट आने वाले साल का प्लानिंग बोर्ड है, राइट? एकदम सही। बजट हमेशा भविष्य की योजनाओं और आगामी खर्चों पर केंद्रित होता है। दूसरी ओर आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वित्तीय वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन की समीक्षा करता है। मतलब ये बताता है कि अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर ने कैसा प्रदर्शन किया। जी। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना, इसका एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। हाँ, मध्य प्रदेश के बालाघाट में। सुनने वालों को ये स्थान यानी बालाघाट मध्य प्रदेश अच्छे से नोट कर लेना चाहिए।
लेकिन इसके पीछे की जो असली रणनीति है, जिसे विकेंद्रीकृत भंडारण या डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज कहा जा रहा है, जी, तो वो असल में काम कैसे करती है? पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। तो इसका उद्देश्य सिर्फ अनाज के लिए गोदाम बनाना नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर डिस्ट्रेस सेलिंग यानी मजबूरी में जो बिक्री होती है उसे रोकने का एक अचूक हथियार है। होता क्या है कि जब फसल कटती है तो ज्यादातर किसानों के पास उसे सुरक्षित रखने की जगह नहीं होती। हाँ, और बारिश या कीड़ों से फसल खराब होने के डर से किसान अपनी उपज को तुरंत औने पौने दाम पर बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो जब पंचायत या पैक्स के स्तर पर ही भंडारण की सुविधा होगी तो किसान अपनी फसल सुरक्षित रख सकेंगे। और जब बाजार में सही दाम मिलेगा तब उसे बेच सकेंगे। ये बिचौलियों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। हाल ही में ब्रह्मपुत्रा नदी पर गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ने वाले कुमार भास्कर वर्मा पुल की काफी चर्चा है। तकनीकी रूप से यह एक 6 लेन वाला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है। एक्स्ट्रा डोज्ड तकनीक अपने आप में दिलचस्प है। ये सामान्य गर्डर पुल और केबल स्टे पुल का एक हाइब्रिड मॉडल होती है, जो इसे मजबूती और एक बेहतरीन डिजाइन देती है। हाँ, इसका नाम 7वीं सदी के कामरूप राजा कुमार भास्कर वर्मन के नाम पर रखा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो कुमार भास्कर वर्मन उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन और मित्र थे। असम के डिब्रूगढ़ में हाल ही में प्रधानमंत्री के विमान की लैंडिंग के साथ इसका उद्घाटन हुआ है। किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग को इस तरह से डिजाइन करना कि युद्ध के समय वहां फाइटर जेट्स उतर सकें, ये सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म के दृश्य जैसा लगता है। इसे भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है ना? हाँ, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में रखकर देखें तो ये महज एक हवाई पट्टी नहीं है। भारतमाला परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। तो पूर्वी सीमा पर विशेषकर असम जैसे राज्य में ऐसी सुविधा होना भारतीय वायुसेना को एक बड़ी सामरिक बढ़त देता है। जी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के आंकड़े सामने आए हैं। 2026 के इस इंडेक्स में भारत का स्थान 75वां है। इसका मतलब यह है कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 56 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिल रही है। और हमेशा की तरह सिंगापुर और जापान शीर्ष पर बने हुए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक रैंकिंग है या इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कोई गहरी कहानी है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बहुत बड़ा थर्मोमीटर है। रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के डेटा पर आधारित होती है। बिल्कुल, किसी एशियाई राइफल और पिस्तौल चैंपियनशिप से है। ये आयोजन नई दिल्ली में हुआ और 25 मीटर सेंटरफायर पिस्तौल स्पर्धा में भारत के अमनप्रीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। अमनप्रीत सिंह का ये स्वर्ण पदक एक शानदार व्यक्तिगत उपलब्धि तो है ही, लेकिन अगर हम इसे खेल प्रशासन के नजरिए से देखें तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। क्योंकि ये जीत ISSF सर्किट में भारतीय निशानेबाजों की निरंतरता को दर्शाती है। और उससे भी बड़ी बात, इतने बड़े आयोजन के नई दिल्ली में सफल मेजबानी ये साबित करती है कि भारत का खेल बुनियादी ढांचा अब विश्व स्तरीय मानकों पर खरा उतर रहा है। PM राहत योजना या PM राहत, प्रतियोगियों को इसका फुल फॉर्म अच्छे से कंठस्थ कर लेना चाहिए। रोड एक्सीडेंट हेल्प एंड ट्रॉमा। और इसके लाभ भी बहुत स्पष्ट हैं। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। लेकिन यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। इसके पीछे का मेडिकल कंसेप्ट क्या है? इस योजना का मुख्य फोकस उस समय पर है जिसे मेडिकल भाषा में गोल्डन आवर कहा जाता है। आघात के बाद के पहले 60 मिनट, राइट? बिल्कुल। और इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। हाँ, ये योजना उस शुरुआती समय में निजी अस्पतालों में महंगे इलाज के वित्तीय बाधाओं को खत्म कर देती है। ये सच में एक जीवन रक्षक पहल है। तमिलनाडु सरकार की कलेगनार मगलीर ओरिमाई थित्तम, ये मूल रूप से महिलाओं के लिए एक बेसिक इनकम स्कीम है, जिसके तहत पात्र महिला परिवार प्रमुखों को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा केंद्रित बिंदु क्या है? इसका सबसे अहम बिंदु नकद हस्तांतरण नहीं, बल्कि इसका सामाजिक प्रभाव है। यह योजना गृहिणियों के अवैतनिक श्रम यानी अनपेड लेबर को एक औपचारिक मान्यता देती है। सदियों से महिलाएं घर संभाल रही हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में उनके इस काम का कोई आर्थिक मूल्यांकन नहीं होता। सही कहा, यह योजना सैद्धांतिक रूप से उस श्रम को एक पहचान देती है। इससे करीब 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सीधे तौर पर आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी।
पलाश महोत्सव 2026। जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और उपराज्यपाल द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। इस महोत्सव का पूरा फोकस ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पर है, जिसे हम जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। लेकिन पलाश का फूल मूल रूप से झारखंड और उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है, लेकिन इस महोत्सव का आयोजन स्थल दिल्ली है। ओहो, ऐसे सवाल ही कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो दिल्ली जैसे महानगर में इसका आयोजन क्यों? इसका लक्ष्य दिल्ली जैसे कंक्रीट के जंगलों में रहने वाले शहरी युवाओं को प्रकृति और भारत की समृद्ध जैव विविधता के प्रति संवेदनशील बनाना है। हाल ही में चेन्नई में 39th इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर आयोजित हुआ। चमड़ा उद्योग भारत के निर्यात के लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर है। एक आंकड़ा है कि भारत दुनिया में फुटवेयर और चमड़े के कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन इस बार इस इवेंट का फोकस सतत तकनीक या सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रहा है। जी, चमड़ा उद्योग को बहुत अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग के रूप में देखा जाता रहा है। इसीलिए इस मेले में ग्रीन टैनिंग तकनीक को एक महत्वपूर्ण कीवर्ड के रूप में हाईलाइट किया गया। भूगोल खंड से तमसा नदी चर्चा में आई है, जिसे टोन्स नदी भी कहा जाता है। इसके भौगोलिक तथ्य कुछ इस प्रकार हैं कि ये गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश की कैमूर पर्वत श्रेणी से होता है और यह उत्तर प्रदेश के सिरसा में जाकर गंगा में मिल जाती है। लेकिन किसी भी नदी का सिर्फ भौगोलिक उद्गम जानना काफी नहीं है। तमसा नदी का सांस्कृतिक संदर्भ बहुत गहरा है। रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम इसी नदी के तट पर स्थित था। महामग महोत्सव, जिसे दक्षिण का कुंभ मेला भी कहा जाता है, इसका आयोजन केरल के तिरुनावाया में भारत पूजा नदी के तट पर किया जाता है। उत्तर भारत के कुंभ के बारे में तो सभी को पता होता है, लेकिन यह सवाल आपको दूसरों से एक कदम आगे रख सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इस महोत्सव की जड़ें केरल के मध्ययुगीन इतिहास में बहुत गहराई तक जाती हैं। क्या ये किसी ऐतिहासिक त्योहार से जुड़ा है? हाँ, ये ऐतिहासिक मामंकम त्योहार से जुड़ा हुआ है। मामंकम केरल के इतिहास में हर 12 साल में होने वाला एक बहुत बड़ा व्यापारिक और राजनीतिक आयोजन हुआ करता था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल को आरबीआई द्वारा 3 साल का विस्तार मिला है। इंडिया एनर्जी वीक 2025 में ऑयल इंडिया लिमिटेड को FIPI का सर्वश्रेष्ठ तेल एवं गैस उत्पादन कंपनी का अवार्ड मिला है। CBDC आधारित मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा का एक पूरा खाका दिया गया है। ई-रुपया का पायलट प्रोजेक्ट। ये 4 प्रमुख स्थानों अहमदाबाद, आनंद, वलसाड़ और सूरत में ई-रुपया का एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। पारंपरिक डीबीटी में एक बहुत बड़ी खामी है। जब नकद पैसा बैंक खाते में आता है तो वो पैसा स्वतंत्र होता है, मतलब उसे कहीं भी खर्च किया जा सकता है। बिल्कुल। हो सकता है वो पैसा बच्चों के दूध के लिए हो, लेकिन कहीं गैर जरूरी चीज पर खर्च हो जाए। यहीं पर स्लाइड में दी गई शिक्षक की टिप्पणी हमें एक नई अवधारणा से परिचित कराती है, प्रोग्रामेबिलिटी। ओके, तो प्रोग्रामेबिलिटी का मतलब है कि इस पैसे को एक तरह से निर्देश दिए जा सकते हैं। एकदम सटीक। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि CBDC कूपन कोई साधारण पैसा नहीं है। ये एक स्मार्ट टोकन है जो राशन की दुकानों के लिए, जिन्हें FPS कहा जाता है, उनके लिए पूरी तरह से लॉक है। अगर कोई व्यक्ति उस डिजिटल टोकन को लेकर किसी और दुकान पर जाए तो क्या होगा? तो वो टोकन काम ही नहीं करेगा। इसमें AI इम्पैक्ट समिट 2026 का भी जिक्र है, जो नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। हाँ, और इसका महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये ग्लोबल साउथ का पहला वैश्विक AI शिखर सम्मेलन है। इसके 3 बहुत ही दिलचस्प मूल मंत्र बताए गए हैं: लोग, ग्रह और प्रगति। पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। और इन 3 शब्दों के पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। टीचर्स नोट्स को देखें तो ये लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। इसका मुख्य फोकस नैतिक AI पर है। एथिकल AI, तो ग्लोबल साउथ के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, विकासशील देशों की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। उन्हें AI इसलिए नहीं चाहिए कि वीडियो गेम बेहतर हो जाएं। उन्हें AI स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि और ठोस सामाजिक आर्थिक परिणामों के लिए चाहिए। तो असल में हम तकनीक के जरिए ठोस परिणाम प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। बेंगलुरु में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का संदर्भ है। भारत बड़े बांधों के मामले में विश्व में 3रे स्थान पर है। 6000 से ज्यादा बांध हैं। और इस सम्मेलन की सबसे बड़ी चर्चा है डैमेचैट नाम के एक नए AI प्लेटफॉर्म की, जिसे IIT रुड़की और ICED ने बनाया है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें
तो भारत में कई बांध दशकों पुराने हैं। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 और ड्रिप परियोजना का मुख्य फोकस पुराने बांधों के पुनर्वास और सुधार पर है, ताकि आपदाओं को रोका जा सके। बात करते हैं मिलन 2026 की, विशाखापत्तनम में होने वाला विशाल अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास, जिसे द सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहते हैं। इसका पैमाना देखिए, 70 से अधिक देश और 60 से अधिक युद्धपोत। इसकी थीम है सौहार्द, सहयोग, सहकार। इसमें राष्ट्रपति द्वारा फ्लीट रिव्यू का भी जिक्र है। अगर हम इसकी कूटनीतिक व्याख्या करें टीचर्स नोट्स के माध्यम से, तो ये भारत की स्वदेशी नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन है। और हमारी सागर नीति का भी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। बिल्कुल, ये वैश्विक मंच पर एक बहुत बड़ा संदेश है। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 का विवरण है। 10,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका फोकस ई कॉमर्स पर नहीं, बल्कि डीप टेक और विनिर्माण स्टार्टअप्स पर है। सिडबी की इसमें बड़ी भूमिका है और ये वैकल्पिक निवेश कोष मतलब AIFs के माध्यम से पूंजी देता है। AIFs की कार्यप्रणाली को समझना जरूरी है। सरकार सीधे स्टार्टअप्स को पैसा नहीं देती। तो ये पैसा कैसे पहुंचता है उन तक? सरकार ये पैसा AIFs यानी प्राइवेट फंड्स को देती है, जो विशेषज्ञ होते हैं। वो बाजार में बेहतरीन डीप टेक स्टार्टअप्स ढूंढते हैं और उनमें निवेश करते हैं। राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय, मथुरा में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर में। हाँ, इसमें गिर गाय जैसी स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और जैविक खेती के बारे में बताया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित ECI वार्षिक खेल सप्ताह 2026 का जिक्र है, जिसका मुख्य कार्यक्रम रन फॉर डेमोक्रेसी है, जो दिल्ली में हो रहा है। और थीम है मैदान पर सद्भाव, लोकतंत्र में शक्ति। लेकिन चुनाव आयोग का खेलों से क्या संबंध? इसके पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। टीचर्स नोट्स हमें खेल भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच का संबंध बताते हैं, जैसे निष्पक्ष खेल और नियमों का पालन। हाँ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। जो नियम खेल के मैदान पर लागू होते हैं, वही एक मजबूत लोकतंत्र में भी जरूरी हैं। गोवा मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2026 के बारे में। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा नेवल वॉर कॉलेज गोवा में किया जा रहा है। हाँ, स्लाइड का जो सबसे प्रमुख तथ्य है वो ये है कि इसमें हिंद महासागर क्षेत्र, जिसे हम IOR भी कहते हैं, वहाँ के 12 से अधिक देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, पूछिए। इतने सारे देशों की नौसेनाओं को एक ही मंच पर लाने का मुख्य रणनीतिक उद्देश्य आखिर क्या है? इस सवाल का जवाब दरअसल इस वर्ष के सम्मेलन की थीम में ही छिपा हुआ है। थीम है हिंद महासागर क्षेत्र में साझा समुद्री प्राथमिकताएं। अच्छा, साझा प्राथमिकताएं। जी, पारंपरिक खतरे वो होते हैं जहां दो देशों की सेनाएं हथियारों के साथ सीमा पर आमने सामने होती हैं। लेकिन आज के समय में हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कुछ और ही है। जैसे कि समुद्री डकैती। हाँ, समुद्री डकैती, अवैध रूप से मछली पकड़ना, समुद्री आतंकवाद और सबसे बड़ी बात जलवायु परिवर्तन। असम में बन रही ब्रह्मपुत्र सुरंग के बारे में है। ये एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। भारत की सबसे लंबी पानी के नीचे बनने वाली सड़क सररेल सुरंग। इसकी कुल लंबाई 33.7 किलोमीटर है। एक नदी के नीचे इतनी लंबी सुरंग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस इंजीनियरिंग चमत्कार के पीछे की मुख्य वजह असम का जटिल भूगोल और वहां का मानसून है। अच्छा, अगर हम इसे कनेक्ट द डॉट्स के तरीके से समझें तो इसके बहुआयामी महत्व के 3 बड़े बिंदु हैं। पहला, ब्रह्मपुत्र नदी असम को उत्तरी और दक्षिणी 2 हिस्सों में बांटती है। जी। मानसून के दौरान ये नदी बहुत भयानक रूप ले लेती है। ऐसे में नदी को पार करने के लिए जो फेरी परिवहन या नावों का सहारा लिया जाता है, वो पूरी तरह से ठप हो जाता है। मतलब महीनों तक कनेक्टिविटी टूट जाती है। बिल्कुल। ये सुरंग उत्तर और दक्षिण असम के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। इससे फेरी पर जो निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी। ये तो स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। लेकिन क्या इसका राष्ट्रीय सुरक्षा से या कह लें कि LAC से भी कोई संबंध है? हाँ, और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC की ओर जाने के लिए असम एक मुख्य मार्ग है। जी। जब मानसून में फेरी सिस्टम बंद होता है तो हमारी सेना की रसद और सैनिकों की आवाजाही में बहुत भारी देरी होती है। तनाव की स्थिति में ये देरी बहुत नुकसानदायक हो सकती है। तो इस सुरंग से यह आवाजाही बिना रुके हो सकेगी। एकदम सही। नई दिल्ली में भारत AI शिखर सम्मेलन 2026 में कुछ प्रमुख पहले लॉन्च की गई हैं। हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा। बिल्कुल। इनमें AI हेल्थ पोर्टल
और एक आयुष्मान एआई चैटबॉट शामिल है। तो एआई का स्वास्थ्य सेवा में असल काम क्या होगा? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एआई का उपयोग अब सिर्फ डेटा स्टोर करने तक सीमित नहीं है। एआई हेल्थ पोर्टल का सबसे बड़ा काम है पूर्वानुमान विश्लेषण। पूर्वानुमान विश्लेषण, क्या आप इसे किसी वास्तविक उदाहरण से समझा सकते हैं जी। कि ये जमीन पर काम कैसे करेगा? देखिए, मान लीजिए मौसम विभाग का डेटा बताता है कि किसी खास जिले में भारी बारिश हो रही है। जी। एआई सिस्टम इस डेटा को उस क्षेत्र के पुराने स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ मिलाएगा। इसके आधार पर वो पहले ही अनुमान लगा लेगा कि अगले कुछ दिनों में वहां डेंगू या मलेरिया के मामले बढ़ सकते हैं। मतलब प्रशासन को पहले ही अलर्ट मिल जाएगा। हैदराबाद में होने वाला सम्मेलन हाँ, तेलंगाना की मेजबानी में हो रहा है और इस बार की थीम है डेटा और एआई, जीवन विज्ञान को पुनर्परिभाषित करना। हाँ, या उम्मीदवारों के लिए क्या आप जानते हैं वाला एक रोचक तथ्य है। हैदराबाद को विश्व की वैक्सीन राजधानी कहा जाता है। विश्व की वैक्सीन राजधानी? जी, दुनिया के लगभग 1/3 वैक्सीन उत्पादन का योगदान अकेले हैदराबाद का है। 1/3? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इस बार की थीम में एआई को क्यों जोड़ा गया है? मुख्य उद्देश्य है फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस में वैश्विक निवेश आकर्षित करना। देखिए, नई दवा खोजने में आमतौर पर 10 से 12 साल लग जाते हैं। हाँ, काफी लंबा समय है। लेकिन एआई और डेटा के इस्तेमाल से ये समय घटकर 3 से 4 साल रह सकता है। भारत विस्तार नाम की एक पहल भी काफी चर्चा में है। जी, कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई पहल। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे तकनीक का दायरा सिर्फ अस्पतालों तक ही नहीं, खेतों तक भी जा रहा है। और सिर्फ खेतों तक ही नहीं, बल्कि पर्यावरण को बचाने के लिए भी तकनीक और ठोस रणनीतियों की जरूरत है। सही कहा। मुंबई क्लाइमेट वीक के प्रथम संस्करण के बारे में। जी, ये भी एक बहुत अहम विषय है। इसका उद्घाटन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इसमें 3 मुख्य फोकस क्षेत्र हैं। पहला है परिवहन का डीकार्बोनाइजेशन, मतलब सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से शून्य उत्सर्जन वाला बनाना। इसे हमें पेरिस समझौते और C40 शहरों के संदर्भ से जोड़कर देखना होगा। C40 शहर? जी, ये दुनिया के उन प्रमुख महानगरों का समूह है जो जलवायु परिवर्तन से लड़ रहे हैं। और इसका जो दूसरा फोकस क्षेत्र है वो है तटीय लचीलापन, यानी कोस्टल रेजिलियंस। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। मुंबई के भूगोल के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। तो इसमें क्या कदम उठाए जाते हैं? इसमें समुद्री लहरों को रोकने के लिए दीवारें बनाना और सबसे महत्वपूर्ण मैंग्रोव जंगलों का संरक्षण करना शामिल है। और तीसरा फोकस क्षेत्र हरित शहरी नियोजन है। हाँ, वन्यजीव संरक्षण के प्रोजेक्ट ऑपरेशन स्ट्राइप्स के बारे में है। ये भूगोल और पारिस्थितिकी दोनों के लिए बहुत मूल्यवान है। इसमें आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में एक वयस्क नर बाघ का पुनर्वास किया गया है। पापीकोंडा नेशनल पार्क गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जी। और ये पापी पहाड़ियों में आता है, जो पूर्वी घाट का हिस्सा है। ये तो भूगोल हो गया, लेकिन पारिस्थितिकी के नजरिए से एक बाघ को दूसरी जगह ले जाने के पीछे वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है शिकारी शिकार अनुपात को संतुलित करना। प्रेडेटर प्रे रेशियो। हाँ, पूर्वी घाट में बाघों की आबादी में काफी गिरावट आई है। अगर जंगल में बाघ यानी शीर्ष शिकारी नहीं होंगे तो शाकाहारी जानवरों की आबादी बेतहाशा बढ़ जाएगी और वो जंगल की सारी वनस्पतियां खा जाएंगी। बिल्कुल, जिससे पूरा इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये पुनर्वास पूरे पर्यावरण चक्र को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। उत्तर प्रदेश में नए राज्य विश्वविद्यालयों के बारे में है। यूपी में 2 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा हुई है। जी। शिक्षा नीति के दृष्टिकोण से इसका मुख्य लक्ष्य सकल नामांकन अनुपात यानी GER में सुधार करना है। मतलब ज्यादा से ज्यादा युवा उच्च शिक्षा में दाखिला ले सकें। सही कहा। और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर मंडल में कम से कम एक राज्य विश्वविद्यालय हो। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 के बारे में है। जी। यह पुरस्कार क्रिकेटर स्मृति मंधाना को मिला है उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और नेतृत्व के लिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का नाम भी शामिल है। हम यहाँ किसी राजनीतिक दृष्टिकोण पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा फोकस सिर्फ तथ्यों पर है। तो दोस्तों, ये थे वो सवाल जो आपके सिलेक्शन की राह आसान बनाएंगे। अगर आज की जानकारी आपको ठोस और सटीक लगी हो तो लाइक का बटन दबाकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो रात दिन मेहनत कर रहा है। और हाँ, कल की अपडेट मिस न हो जाए, इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। याद रखिए, आपकी मेहनत और हमारा साथ जीत पक्की है। मिलते हैं कल। जय हिंद।